प्रणाम है सभी को। और आज हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर के हेड, हमारे साथ इंटरव्यू के लिए आए हैं। वेलकम अश्विनी जी टू भोगवान टीवी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे इस शो पर आए। और टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, ये जो अपने आप में एक बहुत अनूठी पहल है आपकी ओर से। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स यही जानना चाहेंगे कि ये क्या है, किस तरह का म्यूजियम आपने एस्टेब्लिश किया है, आप इसे टाइम क्लॉक म्यूजियम क्यों कह रहे हैं? ऐसा है कि कोई पुरानी बात है, किसी ने कहा कि आजकल समय पे भरोसा नहीं किया जा सकता, समय बहुत खराब चल रहा है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस स्टेटमेंट ने एक बहुत ज़्यादा वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी हमारी टीम में, क्योंकि हम लोग जो है ना टेक्निकल लोग हैं, तो टेक्निकल लोग में टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते करते हम लोग थोड़े से फिनिकी हो गए हैं। वो होता है ना कि सनकी हो जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट के समय कैसे खराब हो सकता है, तो इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए फिर हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूट का एक गठन किया, एक इंस्टीट्यूट तैयार किया, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। म्यूजियम इसलिए क्योंकि टाइम का मतलब इट इज कनेक्टेड विद हिस्ट्री ऑल्सो, और टाइम एक्चुअली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 फेजेस में डिवाइडेड है। तो पास्ट को हिस्ट्री कह सकते हैं, फ्यूचर को प्लानिंग कह सकते हैं, और प्रेजेंट को प्रेजेंट में एग्जीक्यूशन कह सकते हैं। तो इसको अगर कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, तो आप डिवाइड 3 हिस्सों में करते हैं ना, कि हिस्ट्री क्या थी, कोई काम शुरू करना है आपको, तो आप पहले उसकी देखेंगे पीछे बैकग्राउंड क्या है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू करना है आपको, तो आप देखोगे ना कि ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या सिचुएशन है, पहले कौन बना रहा था, तो वो हिस्ट्री हो गई, स्टडी। फिर आप प्लान करते हैं कि हायर मैं ये बनाऊंगा और इतनी क्वांटिटी बनाऊंगा और इस एरिया में बेचूंगा, तो फ्यूचर। और प्रेजेंट में एग्जीक्यूट करते हो उसको। तो इसलिए टाइम क्लॉक म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब वेर यू हैव फ्यूचर ऑल्सो, वेर यू हैव प्रेजेंट ऑल्सो, वेर यू हैव पास्ट ऑल्सो। सो म्यूजियम टॉकिंग अबाउट टाइम इन पास्ट, टाइम इन प्रेजेंट, टाइम इन फ्यूचर, इसलिए इस इंस्टीट्यूट का नाम टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर रखा गया जी। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी ऑलरेडी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसे जो हिस्ट्री पर काम करती हैं, पुरानी जगहों पर खुदाई करती हैं, या हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें बताती हैं। फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर भी बहुत से डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के खास तौर से काम कर रहे हैं। तो आप टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में किस तरह से पहले तो पहली बात तो है कि हम लोग हिस्ट्री पे काम नहीं कर रहे हैं। हिस्ट्री का मतलब है यू हैव टू डिग, और टाइम में तो टाइम में क्या डिग करोगे आप, ये तो एक वर्चुअल पैरामीटर है, तो उसमें आप कुछ कर तो सकते नहीं हो। तो टाइम का मतलब हमने यहां पर, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि हम लोग सन की हैं टेक्नोलॉजी के, तो हम लोगों ने इस टॉपिक को इसलिए पकड़ा कि पास्ट में किस टाइम पर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी जिनका उपयोग करके लोग बहुत अच्छी जिंदगी जिया करते थे। टारगेट एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि जीवन, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसका सदुपयोग करें, उपयोग करें। तो यह समझने के लिए हमने टाइम को समझना शुरू किया, उस किस टाइम पे कौन सी ऐसी सिस्टम अवेलेबल थे जिनका अगर हम यूज कर लें, उन पिकअप कर लें। मतलब टाइम में बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी, अच्छी भी थी खराब भी थी, पर जो खराब चीजें हैं उनको छोड़ दें और जो ठीक चीज थी उसको पिकअप कर लें। हमारा टारगेट ये था। ओके अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि ठीक चीजों को पिकअप कर लें, खराब चीजों को छोड़ दें। हमने सुना है कि आपने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, जिसके लिए आपको यूनाइटेड नेशंस अवार्ड भी हाल फिलहाल में ही दिया गया है जी, जिसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, कंग्रेचुलेट करती हूँ। ये एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ से लेकर आए हैं? हाँ, ये देखिए, वही पास्ट की बात कर रहे हैं हम। तो पास्ट में जब हम महाभारत काल में जाते हैं, हम महाभारत काल में गए, लास्ट लेटेस्ट जो है वो महाभारत काल ही
रेफरेंस में आता है अगर हम मेजर इवेंट्स की बात करें तो। मेजर इवेंट्स में कुछ ही है, जैसे महाभारत काल हो गया, उससे पहले रामायण काल हो गया, और उससे पहले शिव शंकर का काल हो गया, शंकर पार्वती का काल हो गया, जिसको शायद सतयुग कहा है, एक को त्रेता युग, एक को द्वापर युग, और एक कलयुग तो आजकल चल ही रहा है। तो महाभारत काल में अगर आप देखेंगे तो टीम का कॉन्सेप्ट था, परिवार और परिवार के लोग यूनाइटेड। अब आपने सुना होगा ना कि यूनाइटेड अगर रहोगे तो वो कहते हैं ना कि अगर आप यूनाइटेड रहोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने समझना शुरू किया, तो वहां पर ये यूनाइटेड रहने का कॉन्सेप्ट था महाभारत में। तो मैंने देखा कि हमने जब महाभारत को स्टडी किया, समझा, तो यूनाइटेड का कॉन्सेप्ट बढ़िया था, बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि तकरीबन सारे लोग मारे गए, इधर के भी और उधर के भी, दोनों साइड के सारे लोग तकरीबन मारे गए। वो कहते हैं 5, 6, 10, 20 लोग ही बचे थे, ज्यादा बचे नहीं थे। पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि युद्ध जो होता है पुरुषों में हुआ करता था पहले। तो मुझे लगा कि यूनाइटेड में रहने का फायदा क्या हुआ? What did we gain in living in union? यूनाइटेड में रहने का फायदा क्या हुआ? तो समझ में आया कि यूनाइटेड की बजाय अगर वो इंटीग्रेटेड होते तो शायद लाभ ज्यादा मिलता, नुकसान ना होता। जी, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि मुनि, भारत को ऋषियों की भूमि ही कहा जाता है। एक कॉन्सेप्ट हमारे भारत में हमेशा से रहा है प्रिवेलिंग, वसुधैव कुटुंबकम। जी, हम पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह देखते हैं जी। और इस तरह का कॉन्सेप्ट हम स्वामी विवेकानंद जी ने ऑलरेडी आज से बहुत साल पहले, शायद 1936 की घटना है कि उन्होंने यूएस में एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसमें ह्यूमन रेस को एक फैमिली की तरह उन्होंने बात की थी, वसुधैव कुटुंबकम की। तो आप इसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं या? यहां पर देखिए, मैं जो वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना से मतलब शायद सतयुग से ही चल रहा होगा कि वासुदेव कुटुंबकम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने महाभारत का जो रेफरेंस लिया वो इसीलिए लिया कि महाभारत वासुदेव कुटुंबकम के रास्ते पर ही चल रहा था। तो वो यूनिटी का कॉन्सेप्ट रहा वहां पर। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है कि आप यूनिटी बना करके रहो, और वो यूनिटी बना करके रखनी किस लिए है उसके बारे में कोई मतलब डिस्कशन नहीं है कि चलो यूनिटी बना के आपने रख भी ली तो उसका पर्पस क्या है, मतलब क्या है उसका। एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, आपके द्वारा दिया गया ये नोशन वसुधैव कुटुंबकम से डिफरेंट कैसे है जी? आप अपने इस जो भी आपका ये कॉन्सेप्ट है या टेक्नोलॉजी है या इनोवेशन है, मुझे नहीं पता, जिसके बारे में यूएन अवार्ड भी आपको मिला है, एग्जैक्टली ये है क्या? देखिए, ऐसा है कि जब हमें यह समझ में आया कि महाभारत का परिणाम क्या था, हम लोगों ने महाभारत के परिणाम को स्टडी किया, और महाभारत का परिणाम स्टडी करने का ही रीजन है कि हमें यह समझ में आ गया कि यूनिटी का कोई खास फायदा है नहीं। क्योंकि यूनिटी का मतलब है कि आपने 10 लोग इकट्ठे कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, समूह बना दिया, तो उसको आज की तारीख में नया नाम दिया गया मॉब लिंचिंग। अगर आप देखेंगे पिछले 200, 300, 400 साल से ये चल रहा है। मॉब लिंचिंग क्या है, अगर आप समझेंगे, इस शब्द को समझें कि मॉब लिंचिंग का मतलब है इकट्ठे होकर के कुछ लोग और एक बंदे को घेर के, एक आदमी को घेर के मार देते हैं जी। तो यूनिटी जो है, फाइनली वो जो वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट था वो इंप्लीमेंट होने में ही नहीं आ रहा है, होगा ही नहीं, क्योंकि वो हो नहीं सकता। उसका एकमात्र कारण यही है कि यूनिटी में आपको बांध के रखना पड़ता है। यूनिटी का मतलब, वो एग्जांपल देते हैं ना कि एक लकड़ी उठाई और उसने उसको वो किया, ऐसे किया तो वो टूट गई, और फिर उसके पिता, वो एक कहानी सुनाते हैं ना कि 4 बेटे थे एक पिता के, और पिता जब मरने वाला था तो उसने चारों को बुलाया और उसने कहा कि एक लकड़ी लेकर आओ, और चारों एक एक लकड़ी लेकर आए। तो उसने एक लकड़ी को उठाया और तोड़ दिया, फिर दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, सबको तोड़ दिया। फिर उसने कहा एक एक और लेके आओ। उसने उन चारों को इकट्ठा किया और फिर तोड़ने की कोशिश की तो वो नहीं टूटी। तो ये एक्चुअली
ये जो कॉन्सेप्ट दिया उसने, ये कॉन्सेप्ट दिखता है यूनिटी का दिया, पर वो यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो कॉन्सेप्ट था कि मॉब लिंचिंग से आपको कैसे बचना है। समझे आप? कि वो जो कहानी है जो सुनाई गई है, इसमें क्लियरली दिखाया है कि वो जो चार उसने इकट्ठे किए, तो इकट्ठे करने का पर्पस उसका ये नहीं था कि अब इकट्ठे हो तो टूटोगे नहीं। अगर मॉब लिंचिंग है तो 500 लोग आ गए तो आप चार को भी मार देंगे वो लोग, पर चार अगर इकट्ठे रहोगे और इस तरीके से रहोगे कि इंटीग्रेटेड हो, तो आप चाहे कितनी भी दूर रह रहे हो, हिम्मत नहीं होगी 500 लोगों की भी कि आपको टच कर सके। इंटीग्रेशन, तो यहां पे टीम इंटीग्रेशन की बात समझनी है इस स्टोरी में, जहां पर यूनिटी की बात समझी गई। यहां पर यूनिटी की बजाय अगर आप इंटीग्रेशन की बात समझेंगे तो हमारे को लाभ ज्यादा होगा। ज्यादा क्या होगा? पूर्ण लाभ ही होगा, नुकसान होने का चांस रहेगा नहीं। अश्विनी जी, आपने पूरी ह्यूमन रेस को आप एक टीम बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि आप खुद ही एग्जांपल्स दे रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जैसी समस्याएं हैं, उसका कारण है कि छोटे छोटे ग्रुप्स, चाहे रिलीजन, चाहे रीजन, चाहे क्लाइमेट, या चाहे किसी भी वजह से वो बन जाते हैं और वो ग्रुप्स आपस में कम्पीट करने लगते हैं एंड ग्रेजुअली हम एक वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अब इसके लिए भारतीय संस्कृति में बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो ये जो सर्वे भवन्ति सुखना, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, इसको अगर इंप्लीमेंट करना है हमने, और आराम से इंप्लीमेंट करना बिना किसी दिक्कत के, तो उसी के लिए टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको समाज में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। टीम बिल्डिंग क्या है? टीम बिल्डिंग का मतलब होता है कि टीम शब्द का मतलब क्या होता है कि वो जो भी प्रोजेक्ट तुमने लिया, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस तरह की एक्सपर्टीज के लोग चाहिए, आप उन्हीं को इकट्ठा करोगे। ये नहीं कि आपने 10 लोग इकट्ठे कर लिए और उनको प्रोजेक्ट दे दिया और वो कर देंगे आपके काम। नहीं होगा कभी भी। वो मॉब लिंचिंग जैसा काम तो हो सकता है, उसमें भी आपको फिर वो तो चाहिएंगे ही, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हम टीम की बात करते हैं, यूनिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, हम टीम की बात कर रहे हैं। तो यूनिटी में जो है, अगर मान लो 10 लोगों का टीम बनाई हमने, 10 लोगों को इकट्ठा कर दिया, यूनाइटेड कर दिया आपने, तो वो उनको बांध के रखने के लिए हमें कितनी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। कहीं वो भाग ना जाए, कहीं वो भाग ना जाए, कहीं वो एक्सपर्ट है तो वो कहीं मिसयूज ना कर ले मेरे को, वो कहीं, एक दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं। एक ये आपने सुना होगा कि आई एम गोइंग टू गिव माई 100%। अरे तुम अगर 100% दोगे तो दूसरा कहेगा मुझे देने की जरूरत क्या है, लेट हिम गिव 100%। और अगर सारे 100% देना शुरू कर देंगे, पर उन जो प्रोजेक्ट की नीड है उसमें वो 100% की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करोगे? सो एवरीवेयर यूनिटी में एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप अपना 100% दो, जबकि जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन करो जो कि प्रोजेक्ट के लिए जितना जरूरी है। मान लो मेरा 100 रुपया, अब यहां पे बिजनेस फेल क्यों होते हैं, स्टार्टअप फेलियर क्यों हो रहे हैं, स्टार्टअप फेलियर का बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फेल क्यों हो जाते हैं, अच्छे भले चलते चलते कॉर्पोरेट फेल हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? एकमात्र कारण यह है कि हमने 500 लोगों को एम्प्लॉय तो कर लिया, पर उन 500 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जो प्रोजेक्ट की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बाकी 490 लोगों का वजन उन 10 लोगों के ऊपर पड़ जाता था। अब 490 लोगों का वजन अगर 10 लोग उठाएंगे तो कब तक उठाएंगे? फेल होना निश्चित है जी। तो टीम, आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड रहने की बजाय इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। टीम की तरह से, यूनाइटेड की बजाय अगर वो 4 लोगों को टीम की तरह से होंगे तो वो हर काम को एक ये संभव कैसे हो पाएगा? माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन थ्योरी में ये बातें लिखने के लिए, सुनाने के लिए, किताबों में गाने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें इम्प्लीमेंट करने की बात करूं तो आज हालात ये हैं कि पति पत्नी तक साथ रहने को तैयार नहीं, ऑफिसेज में पॉलिटिक्स की वजह से वर्क प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और नेशंस के बीच में डिस्टर्बेंसेस है ही है।
तो जहाँ दो लोग भी एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, आप किस तरह इसीलिए नहीं रह पा रहे ना, वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए नहीं रह पा रहे क्योंकि यूनाइटेड करने की कोशिश की गई है उनको। इंटीग्रेशन का तो बताया ही नहीं गया, इंटीग्रेशन के पैरामीटर ही नहीं मालूम है। सोसाइटी में आज की तारीख में दो लोगों को इंटीग्रेटेड रूप में कैसे रहना है ये डिफाइन ही नहीं है, तो आप कैसे इंटीग्रेशन ले आओगे? अभी तो यूनिटी ही डिफाइन है, इंटीग्रेशन डिफाइन है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है। तो अश्विनी जी, आपसे अगले प्रोग्राम में हम इंटीग्रेशन के बारे में जरूर बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आज आप हमारे शो में आए। जी, प्रणाम। प्रणाम।